નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 हिंदी विषय में प्रकरण नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ये इस इकाई के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं हरिवंशराय बच्चन। इस इकाई का साहित्यिक परिचय है उपन्यास अंश, यानी कि आत्मकथा अंश। आत्मकथा का एक अंश लिया गया है जो हरिवंशराय बच्चन द्वारा लिखित जो आत्मकथा है उसका एक अंश लिया गया है। जिस अंश को क्या भूलूं क्या याद करूं, इस इकाई से उनको इस नाम से उन्होंने जो आत्मकथा लिखी उस आत्मकथा से इस इकाई को लिया गया है। हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम प्रमुख है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जब मेरी बीमारी श्यामा ने ली इस इकाई को समझने से पहले लेखक का परिचय को जानना जरूरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर लेखक के परिचय के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया, यानी कि एक ही कृति ऐसी कृति की रचना की कि जिस कृति के माध्यम से, जिस कृति की प्रसिद्धि से हरिवंशराय बच्चन का नाम प्रसिद्ध हो गया। इनका जन्म 1907 में और निधन 2003 में हुआ था। हरिवंशराय बच्चन यानी कि फिल्मी एक्टर जो हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, जो कि फिल्मी एक्टर अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा। तो अमिताभ बच्चन के पिता जो है हरिवंशराय बच्चन, और हरिवंशराय बच्चन एक प्रमुख कवि माने जाते थे। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे, यानी कि छायावाद के पश्चात जो वाद शुरू हुआ, छायावाद के उत्तर में यानी कि छायावाद के अंत में जिस कवियों का नाम लिया जाता है उस कवियों में हरिवंशराय बच्चन का नाम प्रमुख है, विशिष्ट सर्जक हैं, यानी कि प्रमुख सर्जक के रूप में उभरे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी, एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। यानी कि ये जो हरिवंशराय बच्चन है, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में यानी कि जो कॉलेज में उन्होंने अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कामगिरी की सेवा बजाई। इसके पश्चात सरकारी दफ्तरों में, दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में यानी कि जो सेवा सदन जैसे ऑफिस है उस ऑफिसों में भी उन्होंने कामगिरी की। और आकाशवाणी की 2 संस्थाओं हैं उसमें भी उन्होंने सेवा दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायनियर प्रेस में की। यानी कि ये जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्य की निमणूक की जाती है, उसमें उनको एक राज्यसभा के सदस्य के पद पर उनकी निमणूक की गई थी। और प्रारंभिक नौकरी यानी पायोनियर प्रेस, ये जो छापा छपता है ना, वहाँ पर उस प्रेस में उन्होंने, पायोनियर नामक प्रेस में उन्होंने नौकरी की। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी की इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। यानी कि ये जो हरिवंशराय बच्चन द्वारा लिखित ये सबसे पहली उनकी रचना है मधुशाला। इस मधुशाला की रचना से इनका नाम इतना फेमस हो गया कि मधुशाला का ये जो कविता है उसका गान सभा, कोई सभा भरी जाए, सरकारी सभा भरी जाए या चुटनी की सभा भरी जाए या सम्मेलन होते थे, और कवि गोष्ठियाँ यानी कि कवियों का सेमिनार होता था, उन सभी सम्मेलनों, गोष्ठियों में, सभाओं में ये जो हरिवंशराय बच्चन की मधुशाला कविता है उसका गान होता था।
लोगों बड़ी संख्या में उमड़ते थे, यानी कि उसका गान सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में सम्मेलनों में जाते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर उन्होंने पीएचडी की। इस विषय पर ये जो कवि हैं, ये जो लेखक हैं, कवि हैं जॉन पेट्स, उसके बारे में उन्होंने समग्र उनका जो लिखा हुआ साहित्य है उन पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि यानी कि संशोधन कार्य किया। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए। यानी कि ये जो हरिवंश राय बच्चन है, इनको केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया, यानी कि हिंदी के विशेषज्ञों के रूप में, ज्ञाता के रूप में, तज्ज्ञ के रूप में उन्होंने कार्य किया। और उनको इस कार्य के बदौलत, इस कार्य करने के लिए उनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला और पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। उनकी जो फेमस काव्य पंक्ति है, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो मधुएं, उस पार न जाने क्या होगा। ये जो उनकी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित ये जो कविता है, इनकी जो फेमस काव्य पंक्ति है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में बात करते वक्त हमें एक बात को निश्चित रूप से तय कर लेना चाहिए कि हरिवंश राय जो बच्चन है, उस पर जो उर्दू साहित्य है, उस साहित्य में उमर खयाम नामक एक कवि हो गए हैं। उनकी रुबाइयाँ, उमर खयाम नामक जो कवि हैं, उन्होंने अपने साहित्य में रुबाइयाँ लिखी थी। उन रुबाइयों का हरिवंश राय बच्चन के साहित्य पर पूरा प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार कबीरदास को नाथ जो संप्रदाय थे, नाथों का जो प्रभाव था उनके साहित्य में, उसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, उस साहित्य में उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। और हरिवंश राय बच्चन ये जो छायावादोत्तर काल के पश्चात उन्होंने एक वाद शुरू किया था, जिसका नाम है हालावाद, जिसको हालावादी कवि के रूप में माना जाता है। इस वाद का प्रभाव मात्र 4 साल तक रहा है, जो 1934 से 1936-37 तक प्रभाव था। इस समय के बीच वो हालावाद प्रचलित था। तो उन्होंने युग प्रवर्तक के रूप में एक हालावादी कवि के रूप में माना जाता है। नया युग यानी कि जो पुराना युग है, जो छायावादोत्तर युग है, उसको समाप्त कर, यानी कि छायावाद को समाप्त कर दूसरे नए युग का जो निर्माण करे हैं, उसे युग प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये जो युग प्रवर्तक है, युग प्रवर्तक के रूप में, हालावाद के युग प्रवर्तक के रूप में हरिवंश राय बच्चन का नाम लिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन की जो साहित्यिक कृति है, जो साहित्यिक रचनाओं हैं, इसके बारे में चर्चा करें तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलनयामिनी, आकुली अंतर और एकांत संगीत नामक इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो उन्होंने एक गद्य साहित्य के रूप में भी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से, यानी कि इस शीर्षक से, इस टाइटल से उन्होंने 4 खंडों में एक आत्मकथा लिखी है, जिसकी चर्चा आज हम यहाँ पर मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ये जो प्रकरण है, ये उस आत्मकथा से लिया गया है। और मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा का अंश है, एक अंश के रूप में, एक प्रकरण के रूप में यहाँ पर लिया गया है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं, इस शीर्षक से जो आत्मकथा लिखी गई है, उसमें से लिया गया है। बच्चन जी ने प्रथम पत्नी का नाम है श्यामा, और जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति और कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। यहाँ पर कवि हमें ये समझाना चाहते हैं
कि इस जो हमें आज चर्चा कर रहे हैं वो इकाई क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा का अंश है, उसमें से लिया गया है ये अंश। और उनकी प्रथम पत्नी, बच्चन जी ने 2 बार शादी की थी। प्रथम पत्नी जो जिसका देहांत हो गया था, उस पत्नी का नाम क्या था, तो कि श्यामा। जो सबसे पहले इस बच्चन जी बीमार हुए थे, उसकी बीमारी की सेवा करते करते जो श्यामा को इस बीमारी लग गई थी। तो एक आदर्श जीवन संगिनी के रूप में श्यामा का नाम लिया जाता है। आदर्श यानी कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो कि पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए, पत्नी में ऐसा गुण होना चाहिए जिसे हम आदर्श जीवन संगिनी कहते हैं। जीवन संगिनी यानी कि पत्नी, जीवन साथी, हमारे साथ जीवन जीने वाला पात्र, इसे जीवन संगिनी कहते हैं। तो श्यामा की बीमारी खुद उसकी न होकर बच्चन जी की थी, यानी कि बच्चन जी जब बीमार हुए थे तब उसकी सेवा करते करते श्यामा को उस बीमारी लग गई थी। तो ये श्यामा की बीमारी उसकी नहीं थी। बच्चन जी का यह मंतव्य था कि श्यामा की पति भक्ति और कर्तव्य परायणता निष्ठा का प्रतीक है। ये जो श्यामा जो है उनकी पति भक्ति और कर्तव्य परायण भी थी, और निष्ठा, ये निष्ठा का प्रतीक इस इकाई में पात्र के रूप में उजागर किया गया है। प्रस्तुत आत्मकथांश श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण में बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। यहाँ पर इस आत्मकथा का अंश श्यामा की बीमारी का दर्दनाक, यानी कि जो बच्चन जी की प्रथम पत्नी है उसकी बीमारी का जो दर्द था उसका कारुण्य सबर, यानी कि करुणा से भरपूर मात्रा में निरूपण इसका किया गया है। दुखद निरूपण इसका, श्यामा के जो दुख हुआ था, श्यामा को जो दर्द हो रहा था उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। और दूसरी ओर ये जो कवि हैं जो हरिवंशराय बच्चन है, उसकी भावुकता, ये जो भावुक हो जाते हैं, यानी कि दूसरों का दुख देखकर जिसकी आँख में आंसू आ जाते हैं, जिसको संवेदना होती है, उसे भावुक कहते हैं और उसे ही संवेदनशीलता कहते हैं। जिसका प्रकटीकरण, यानी कि इसको यहाँ पर इस इकाई में प्रकट किया गया है, शब्द के रूप में यहाँ पर आलेखित किया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है, और हिंदी में प्रसिद्ध कवि के रूप में अपने संस्मरण की बड़ी रोचक ढंग से इसको आलेखित किया गया है। कवि ने अपने जीवन में जो घटित घटनाएं थी, उसके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी, उस घटनाओं का इस आत्मकथा में वर्णन किया गया है। और क्या भूलूं क्या याद करूं से इस इकाई को लिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम मेरी बीमारी श्यामा ने ली इस इकाई में कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। एक बात हमें यहाँ पर भी तय कर लेनी चाहिए कि आत्मकथा, यानी कि जो अपने जीवन में जो घटित होती हैं, जो घटनाएं, उसका जो वर्णन करते हैं, साहित्य में जो वर्णन करते हैं, उस विधा को हम आत्मकथा कहते हैं। तो बच्चन जी ने जो आत्मकथा लिखी है उसमें खुद अपने साथ घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारियां होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द और खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे
भरे भरे फट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हम हरम जदगी हैं। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों की ताप आता, जिसमें गले पिघलकर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। इसके बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टान की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आदि आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। मैं अपनी बीमारी को दुहराने वाले में न था, यानी कि जो दूसरों के आगे जो अपनी बीमारी खुद की तारीफ करता है, ऐसे व्यक्तियों में बच्चन जी नहीं है। सच कहूँ तो बीमारियों के प्रति निर्भय था। निर्भय यानी कि भय रहित, जो भय रहित होता है उसे निर्भय कहा जाता है। तो शायद गांधी जी के लेख में ही कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, और जो हमें जो शरीर मिला है उसे स्वस्थ हम न रख पाते तो हम अपराधी हैं, ऐसा बच्चन जी का मानना है। और बच्चन जी आगे कहते हैं कि अपराधी को दंड देना चाहिए, जो कुछ अपराधी होते हैं उसे दंड देना चाहिए। और बच्चन जी कहते हैं कि मुझे जो कुछ छोटी मोटी बीमारियां होती थी, जैसे कि जुकाम, बुखार यानी कि ताव, खांसी, सिर दर्द यानी कि આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ છીએ ને માથું દુખે, તો એવી બીમારીઓને બચ્ચનજી ક્યારે પણ ખાટલામાં ઊંઘતા નહીં કે પલંગ પર, ખાટલામાં કે પલંગ પર એ પથારીવશ નહીં થતા હતા। એ એમનું કામ જેવી રીતે સ્વસ્થ હોય છે એવી રીતે સ્વસ્થ હોઈને જે કામ કરતા હોય છે એવી જ રીતે એ બીમારીમાં પણ કામ કરતા હતા। मुझे भरे भट्ट यानी कि बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में जो बहुत तेज जो बुखार आता है, ताव आवे छे एने कहेवाय छे। तो एवा समय में पण ट्यूशन जाने की याद है, यानी कि एवा समय में पण बच्चन जी ट्यूशन कराते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। बुखार की गर्मी से और तेजी से उसे जोश में पढ़ाना मजबूरी करती थी, यानी कि बच्चन जी को जब बुखार होता था तब वो अधिक मात्रा में पढ़ाते थे, और पैसा कमाकर रोटी खाने की उनको आदत थी, उनका अधिकार था। बच्चन जी बीमारी अमीरों के हरमजदगी हैं। हरमजदगी यानी कि हरामीपन। ये जो बीमारी है ये जो अमीर लोगों का हरामीपन है। अमीर लोग आलसी होते हैं,
तो थोड़ा भी बुखार आ जाते तो पथारीवश हो जाते थे। गरीबों के लिए तो इसी के पीछे लगना नहीं चाहिए, उसको तो काम ही काम करना चाहिए, ऐसा बच्चन जी यहाँ पर कहते हैं। और जिससे मेरी अनुभूतियों के ताप आता था, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता था, एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल कर देकर उच्छलित करती थी। यानी कि बच्चन जी को जब बुखार होता था तब वे अधिक मात्रा में साहित्य का लेखन करते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर लिखना चाहता तो बुखार उसे कोई बाधा नहीं डालता। जब बच्चन जी लिखना चाहते थे तो उसे बुखार हो तो वो बुखार से वो लिख नहीं पाते, ऐसा नहीं होता था। हल्के बुखार से तो उन्होंने अपना काम हस्ब मामूल कर लिया करते थे। हस्ब मामूल यानी कि नित्य नियम के अनुसार वो लिखते थे। कोई मेरा वदन छूकर कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो बच्चन जी जवाब दे देते थे कि हाँ मुझे बुखार है, लेकिन मैं भी हूँ, बुखार में मैं भी हूँ, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार होता था। जो किपलिंग नामक लेखक हैं उसको कभी कभी बुखार होता था तो वे सबसे अच्छी कविताएं लिखता था, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है, जो किपलिंग नामक लेखक कवि का। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। यानी कि बच्चन जी कहते हैं कि बुखार में जब बच्चन जी को बुखार होता था तो कम लिखा है, दररोज की मात्रा में कम लिखते थे, ऐसा नहीं, उसे याद नहीं है। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि उसकी जो 2 चट्टानें नामक जो कृति हैं जो बच्चन जी ने लिखी हैं, उस कृति में सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार से ठुकरा देने पर और 2 चट्टानें अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी कि फेफड़ों की बीमारी, एक जात की बीमारी है फेफड़ों की, यानी फेफड़ो शुद्ध गुजराती भाषा में कहिए तो दांतनी जे बीमारी है, जे दांतनी आसपास जे चामड़ी है तेमां सोજો આવી જાય, આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો મહુડો થાય છે એવું કહે છે ને, તો એ બીમારીમાં પણ એમણે સાહિત્યની રચના કરી હતી। बहरहाल, यहाँ पर बहरहाल शब्द आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो कि हर हाल में इसका मतलब ये होता है। तो हर हाल में जब बच्चन जी अपनी जवानी पर थे तो बीमारी उसे पराजित नहीं करती थी और बीमारी को बच्चन जी पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के आगे भूत भागे। ये जो कहेवत है कि मारनी આગળ भूत भागे छे, એવું કહેવાય છે। तो मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया था कि काम के पीछे भूत भागे। जब हम काम करने लग जाए तो काम के पीछे बुखार भागे, यानी कि जो बीमार होती थी, बीमारी बुखार की ताव, जो हम अधिक काम करने से ये ताव भी चला जाता है, ऐसा बच्चन जी यहाँ पर कहते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम मेरी बीमारी श्यामा ने ली इस इकाई को यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।